का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम CAT के वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3 में हम लोगों ने सेशन को यहाँ तक कवर किया हुआ था। ये जो टॉपिक है हमारा वो PC3 के लिए इम्पोर्टेंट है और इस पे बेस्ड बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बना रखा है। ये जो हमारा पार्ट है वो CAT के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं इसमें कुछ पोर्शंस शेष हैं तो उसको मैं कवर कर देता हूँ आज के इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। इसमें एक हमारा है कि हाउ टू यूज कार्ड्स। CAT को यूज करने के लिए क्या एक मतलब सीक्वेंस होता है, क्या हम सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। इस सीक्वेंस को हम एक एक करके देखते हैं। CAT को यूज करने के जो सीक्वेंस है तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग के बाद हमें जो ऑर्गेनाइजेशन का IT सिस्टम्स है उसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको रिव्यू करना पड़ेगा एंड आफ्टर देन जो भी हम समझ रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट के रूप में हम तैयार कर लेंगे एंड देन डिटरमाइन टेस्ट। तो ये जो हमारा प्रोसीजर है इस तरीके से हमें ये चीज़ फॉलो करना है कि सबसे पहले प्लानिंग करना है, फिर हमें सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, देन डॉक्यूमेंटेशन करना है एंड देन उसके बाद जो टेस्ट्स हैं उसको डिटरमाइन करना है। तो अब ये चीज़ 4 स्टेजेज में है कि CAT को किस तरीके से यूज करना है। इसमें हम देखते हैं कि करके इट इज़ टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग आस्पेक्ट्स थॉरोली। क्या हमें कौन कौन से आस्पेक्ट्स है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो एक तो सबसे पहले हमने प्लानिंग कर ली, द ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स ऑपरेशन। ठीक है, जो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके ऑपरेशन है उसके जो भी आस्पेक्ट्स हैं उसको समझने की ज़रूरत है। जो IT सिस्टम अंडर रिव्यू है उसको समझने की ज़रूरत है। वर्किंग ऑफ IT सिस्टम, ठीक है, जो वहाँ IT सिस्टम ऑपरेशन में है, जो फंक्शन कर रहा है उसको समझने की ज़रूरत है। इसमें जैसे क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस, द डिटेल ऑफ द फाइल्स है, टेबल्स है, डाटा डिक्शनरी है, द रिलेशन बिटवीन फाइल्स क्या है, टेबल्स के बीच रिलेशन क्या है, द डाटाबेस ट्रिगर्स क्या है, जो सिस्टम्स वहाँ यूज हो रहे हैं उसके यूजर्स कौन कौन है, इनपुट आउटपुट डाटा क्या है, रिपोर्ट्स जनरेटेड बाय द सिस्टम एंड सो ऑन। तो ये कुछ वर्किंग ऑफ IT सिस्टम है जिसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बाद द ऑडिटर शुड देन डॉक्यूमेंट हिज हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम एंड हैव इट कन्फर्म्ड बाय द ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा तीसरा स्टेप था कि हमने प्लानिंग कर ली, अंडरस्टैंड कर लिया वहाँ का सिस्टम को एंड हमने क्या समझा उसके आधार पे वहाँ के जो एम्प्लॉय है, जो IT ग्रुप के मेंबर्स है या जो भी मैनेजमेंट के ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनसे हमने जो समझा उसको वेरीफाई करा करके हम उसे एक तरह से मतलब डॉक्यूमेंटेशन उसका कर लेंगे। तो ये वही चीज़ है कि ऑडिटर शुड देन डॉक्यूमेंट हिज हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम एंड हैव इट कन्फर्म्ड बाय द ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन कि हाँ ऑडिटर ने क्या समझा उसे वो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन से कंफर्म करा लेगा एंड देन डिटरमाइन द टेस्ट दैट आर टू बी परफॉर्म्ड ऑन द एरिया सिस्टम अंडर रिव्यू। ठीक है, जो भी सिस्टम या जो भी एरिया रिव्यू के लिए है उस पर जो भी टेस्ट है वो डिटरमाइन किया जाएगा एंड आइडेंटिफाई ऑल द रिलेटेड फाइल्स टेबल्स टू बी एनालाइज्ड। तो ये CAT को यूज करने के स्टेजेज हैं कि किस तरीके से हमें वो परफॉर्मेंस करना है, किस तरीके से एक एक करके हमें वो चीज़ देखना। तो सबसे पहले हम प्लानिंग कर लेंगे, देन जो हमारा सिस्टम है IT सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद जो भी हमने समझा उसको डॉक्यूमेंट के रूप में हम तैयार कर लेंगे एंड देन फाइनली जो टेस्ट है वो हम डिटरमाइन करेंगे। तो ये था। नेक्स्ट है इसमें कि जो डेटा एनालिसिस टूल्स हैं IAD में क्या क्या डेटा एनालिसिस टूल्स इस्तेमाल हो सकते हैं या होते हैं। तो ये कुछ नाम हैं जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। तो ये जैसे कि आइडिया है, MS एक्सेस है, एक्सेल है, SQL है, ACL है। ये कुछ IAD में यूज्ड होने वाले डेटा एनालिसिस टूल्स हैं। आइडिया की बात कर लेते हैं तो ये क्वाइट यूजर फ्रेंडली होते हैं एंड हैज मोस्ट ऑफ द नॉर्मल ऑडिट टेस्ट बिल्ट इन। तो चूँकि आइडिया क्या है, यूजर फ्रेंडली है, इसमें बहुत सारे नॉर्मल ऑडिट टेस्ट जो होते हैं वो बिल्ट इन होते हैं। ACL आल्सो फीचर्स मोस्ट ऑफ द ऑडिट टेस्ट। ACL है उसमें भी बहुत तरह के ऑडिट टेस्ट के फीचर्स अवेलेबल होते हैं। बोथ दिज प्रोडक्ट्स रिक्वायर स्पेसिफिक लाइसेंस विच आर एक्सपेंसिव।
तो आइडिया और एसीएल के बारे में आप ये जान लें कि चूँकि इसके लिए लाइसेंस जो होते हैं वो काफ़ी मतलब स्पेसिफिक लाइसेंस की ज़रूरत होती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये जो होते हैं ऑन द अदर हैंड मच चीपर एंड एवरी ऑफिस इन आईआईडी हैज़ इनफ लाइसेंस्ड कॉपीज ऑफ दीज। तो आइडिया या एसीएल की तुलना में हम देखें जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं ऑफिस में, तो वो मच मोर चीपर देन द आइडिया और एसीएल। तो ये काफ़ी सस्ते होते हैं और इसके बहुत सारे लाइसेंस्ड भी आईआईडी में होते हैं। The third one is MS Access is quite powerful while linking tables and setting relationship with regard to data imported from RDBMS। तो MS Access ये भी एक पावरफुल मतलब कि सॉफ्टवेयर है, डाटा एनालिसिस टूल्स है। ये क्या करता है जब हम इसके ज़रिए हम जो टेबल्स हैं उसको लिंक कर सकते हैं, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं जो डाटा हम इंपोर्ट किए हैं RDBMS से। द क्वेरिंग फंक्शन ऑफ एक्सेस आर आल्सो वेरी फ्लेक्सिबल। एमएस एक्सेस में जो क्वेरी होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ये मतलब कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप लोग ध्यान में रखें। एसक्यूएल इज अगेन अ वेरी इफेक्टिव क्वेरिंग टूल। एसक्यूएल जो स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है वो भी एक वेरी इफेक्टिव क्वेरिंग टूल है, बट एज मैंसनड अर्लियर इट हैज़ सर्टेन लिमिटेशंस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इनबिल्ट ऑडिट फंक्शन। एसक्यूएल में क्या है कि कुछ लिमिटेशंस है, क्या कि इसमें इनबिल्ट ऑडिट फंक्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं एसक्यूएल में। तो ये इसके लिमिटेशंस है, लेकिन इसके पास यदि हम कहें क्वेरिंग कैपेसिटी जो मतलब कि क्वेरिंग टूल है कि हम कई तरह के क्वेरी इससे रन कर सकते हैं, तो ये इसके प्लस पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट स्प्रेडशीट जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि आपका एमएस एक्सेल है। तो ये एक तरह से सिंपल डाटा एनालिसिस के लिए इफ़ेक्टिवली होते हैं एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी यूज होते हैं जो भी ऑडिट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो ये आपका स्प्रेडशीट्स के बारे में है। नेक्स्ट है डाटा डाउनलोडिंग क्या होता है ये जान लेते हैं। तो क्लियर बात है कि हम लोग आजकल के ज़माने में डाउनलोडिंग टर्म से परिचित है, तो वही सेम चीज़ है डाटा डाउनलोडिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, टू ट्रांसफ़र या डाउनलोड द आइडेंटिफाइड डाटा फ्रॉम द ऑडिटेज आईटी सिस्टम। जो ऑडिटेज का आईटी सिस्टम है वहाँ से जो भी हमारा आइडेंटिफाइड डाटा है उसको ट्रांसफ़र करना अपने सिस्टम में, या जहाँ पे हम वर्क करेंगे जिस जगह पे या जिस सिस्टम पे हम वर्क करेंगे वहाँ पे, या हम जिस सॉफ्टवेयर में वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे वहाँ पे उस फाइल को ट्रांसफ़र करना या उसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ऑन टू आवर डेस्कटॉप नोटबुक इन अ सुटेबल फॉर्मेट, जो फॉर्मेट काम करने लायक हो, जो यूजेबल फॉर्मेट हो उसमें। टू इनेबल अस टू एनालाइज इट यूजिंग कार्ड्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द डाटा स्ट्रक्चर एंड द फाइल फॉर्मेट्स। तो एक चीज़ ये डाटा डाउनलोडिंग का मतलब क्या होगा कि जो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन का आईटी सिस्टम है यहाँ पे जो भी डाटा अवेलेबल है उसको हम अपने डाटाबेस में अपने कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे या जिस भी सिस्टम पे हम काम करेंगे वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेना या डाउनलोड कर लेना, ये डाटा डाउनलोडिंग है। और इसमें क्या है कि हम जो भी फॉर्मेट यूजेबल होगा उस फॉर्मेट में हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो चूँकि यूजेबल फॉर्मेट में होगा तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, सीएटी की मदद से हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसके लिए हमें एक चीज़ और ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी डाटा हम लिए हैं उसके डाटा स्ट्रक्चर एंड फाइल फॉर्मेट को समझना ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद है फाइल फॉर्मेट्स की बात करें तो फाइल फॉर्मेट्स जो है ये टर्म हम लोग समझ सकते हैं। फाइल फॉर्मेट्स में क्या, देयर आर मैनी एप्लीकेशंस हाउएवर व्हिच यूज डाटा एज टेक्स्ट। These applications use some form of code to represent binary numbers as text for display purpose। तो फाइल फॉर्मेट्स क्या हुआ कि कोई भी फाइल है वो किस फॉर्मेट में है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो कि डेटा को एज ए टेक्स्ट मतलब कि यूज करता है, मतलब कि जो भी डाटा है वो एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। तो जो भी एप्लीकेशन है यूज वो क्या करता है, जो भी है डाटा है या जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो वो क्या करता है कि सम फॉर्म ऑफ कोड वो यूज करता है। ठीक है, टू रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर एज टेक्स्ट फॉर डिस्प्ले पर्पस। तो बाइनरी नंबर है लेकिन उसको डिस्प्ले पर्पस के लिए एज ए टेक्स्ट उसको दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ कोड को यूज करता है। द कॉमनली यूज सच कोड आर आस्किंग। तो वो जो कोड है जैसे कंप्यूटर का लैंग्वेज का है वो बाइनरी फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन हम उसे क्या करते हैं तो हम डिस्प्ले कर देते हैं, जो हम रीड कर सकते हैं टेक्स्ट के फॉर्मेट में डिस्प्ले पर्पस के रूप में जो भी डिस्प्ले हो रहा है।
ये है तो कुछ कोडिंग यूज़ करता है, ठीक है? तो ये कॉमनली यूज़्ड कोड्स जो होते हैं, ठीक है? ये कॉमनली यूज़्ड कोड्स जो है जिसको कि हम लोग ASCII बोलते हैं, ASCII या EBCDIC कहते हैं। इसका फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड EBCDIC होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड एंड यूनिकोड। तो ये कुछ कोड्स हैं जो कि कॉमनली यूज्ड कोड्स है। ये क्या करते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी नंबर्स को एज टेक्स्ट फॉर डिस्प्ले पर्पस। बाइनरी नंबर है, उसको डिस्प्ले पर्पस के लिए हम डिस्प्ले होता है एज ए टेक्स्ट, तो इसके लिए कुछ कोडिंग की ज़रूरत होती है, कुछ कोडिंग यूज्ड किए जाते हैं। जो हमारा कोडिंग क्या है, आस्की है, ABCDIC है, यूनिकोड है, ये है। आस्की जो है वो मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज होता है। आस्की कोड जो है वो कहाँ यूज होता है, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर में। इन मोस्ट ऑफ द मेन फ्रेम सिस्टम डाटा इज स्टोर्ड इन, ठीक है, मिनी माइक्रो में क्या है, आस्की है, जबकि मेन फ्रेम सिस्टम में मोस्ट ऑफ द मेन फ्रेम सिस्टम जो डाटा होता है वो EBCDIC फॉर्मेट में होता है। each ऑफ दीज फॉर्मेट्स, जो भी ये फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, वो क्या करता है, डिफरेंट सीरीज ऑफ डेसिमल वैल्यूज यूज करता है टू रिप्रेजेंट लेटर्स, नंबर एंड कंट्रोल कैरेक्टर्स। तो जितने भी फॉर्मेट्स हमने देखा, जितने भी कोड्स हमने देखा, आस्की है या EBCDIC फॉर्मेट्स हैं, तो ये एक डिफरेंट सीरीज ऑफ डेसिमल वैल्यूज यूज करता है, ठीक है। जो डेसिमल वैल्यूज है उसके डिफरेंट सीरीज को यूज करता है, जिसके जरिए वो लेटर्स को, नंबर्स को एंड कंट्रोल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। हमें तो वो दिखता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में वो क्या करता है, एक डिफरेंट सीरीज ऑफ डेसिमल वैल्यूज यूज करता है। विथ विंडोज एंटी यूनिकोड फॉर्मेट इज बीइंग यूज्ड बाय द डेस्कटॉप वर्ल्ड ओवर। तो विंडोज एंटी में यूनिकोड फॉर्मेट ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है। यूनिकोड इनकोडिंग सपोर्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द मेजर वर्ल्ड लैंग्वेज। यूनिकोड में क्या है कि जितने भी मेजर वर्ल्ड लैंग्वेजेज हैं वो सपोर्ट होते हैं, और ये डिस्प्ले करता है टेक्स्ट इन 2 लैंग्वेजेज, ठीक है। तो यूनिकोड में डिस्प्ले होता है टेक्स्ट 2 लैंग्वेजेज में, एक तो इंग्लिश में होता है और दूसरा किसी फॉरेन लैंग्वेज में होता है। इसमें एक चीज़ यहाँ से याद रख सकते हैं, ये डाटा कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स एंड वेरियस फॉर्म्स। जो भी डाटा है हम वेरियस फॉर्म्स के रूप में उसको स्टोर कर सकते हैं। वो हमारा फ्लैट फाइल सिस्टम हो सकता है, दूसरा वो हमारा RDBMS होता है, या अदर फॉर्म्स होता है। फ्लैट फाइल जैसे कि ये हमने एक अभी जो ये मेरा PDF आप लोग देख रहे हैं, जैसे जस्ट एन एग्जांपल ऑफ फ्लैट फाइल सिस्टम। आप RDBMS की बात करें तो आपके ऑफिस में या कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, आपका एक डाटाबेस होगा वहाँ पे। आपका कोई इन्फॉर्मेशन, आपको उन्होंने कोई पेशेंट ID दे रखा है, उस ID से वो करके आपका सारा डिटेल्स निकाल सकता है यदि आप उसके यहाँ इनरोल्ड है या रजिस्टर्ड है। आपके ऑफिस में VLC सर्वर होगा, VLC सॉफ्टवेयर है, या GE का होता है, गजटेड एंटाइटलमेंट का सर्वर होता है, तो वहाँ वो एक तरह से डाटाबेस फॉर्मेट में काम करता है, ठीक है। फ्लैट फाइल्स की बात करें तो डाटा इज स्टोर्ड एज सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। फ्लैट फाइल में डाटा सिंपल टेक्स्ट के रूप में स्टोर्ड होता है, लाइक ASCII और EBCDIC, विच कैन बी व्यू डायरेक्टली यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर। तो फ्लैट फाइल में सिंपल टेक्स्ट एडिटर की मदद से हम उसको देख सकते हैं, और ये ASCII और EBCDIC फॉर्मेट यूज करता है। दीज फॉर्मेट्स आर रिटन इन, और ये फॉर्मेट्स जो होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक कोबोल, फोर्ट्रान, ETC इसमें लिखे हुए होते हैं। मतलब जो टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, सिंपल मतलब कह सकते हैं कि फ्लैट फाइल्स को डायरेक्टली टेक्स्ट एडिटर की मदद से हम व्यू कर सकते हैं। आगे देखते हैं, फ्लैट फाइल्स कैन बी कैटेगराइज्ड फर्दर इनटू फॉलोइंग। तो हमने यहाँ पे देखा कि डाटा को स्टोर कर सकते हैं वेरियस फॉर्म्स में, तो फ्लैट फाइल्स, RDBMS और अदर फॉर्म्स। फ्लैट फाइल्स की बात करें तो फ्लैट फाइल्स को हम एक तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो एक फिक्स्ड लेंथ डाटा जिसमें फिक्स्ड होगा, एक वेरिएबल लेंथ डाटा जिस फाइल्स में वेरिएबल लेंथ हो गए, और एक डेलिमिटेड डाटा। ये डेलिमिटेड जैसे कि आपका टेबल वगैरह है, टेबल के डाटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में करना, तो ये डेलिमिटेड टाइप का डाटा हो गया। नेक्स्ट है RDBMS के बारे में देख लेते हैं। तो RDBMS से होप कि आप लोग परिचित हैं, इसके बारे में जानते भी होंगे। तो दिस डेज मोस्ट ऑफ द IT सिस्टम, मैक्सिमम IT सिस्टम्स जो आजकल की बात करें तो वो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल को यूज करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए। एंड डाटा इज स्टोर्ड इन नॉर्मलाइज्ड फंक्शन फैशन इन द फॉर्म ऑफ इंटर रिलेटेड टेबल्स, ठीक है। तो आजकल के मैक्सिमम IT सिस्टम्स जो है वो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल पे वर्क करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए,
ठीक है? और इसमें जो भी मतलब कि डाटा स्टोर होता है वो एक इंटर रिलेटेड टेबल्स के फॉर्म में होता है। एक टेबल दूसरे टेबल से लिंक होता है ताकि डाटा एक्सेस ईज़िली हो, ठीक है? विदाउट रिलेशन थोड़ा-सा आसान नहीं होता है। डीबीएमएस हो गया सिंपल, लेकिन जब हम उसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो वो हमारा आरडीबीएमएस होता है। तो इससे क्या होता है कि रिड्यूस रिडंडेंसी ऑफ डाटा एज वेल एज स्टोरेज स्पेस। तो डीवीएमएस की बात करें तो हो सकता है कि कुछ पोर्शन जैसे कि ये सपोज कर लेते हैं ये हमारा डाटा ब्लॉक्स हो गया, ये भी डाटा सारा डाटा है और कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? मतलब कि वो हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी हो सकता है कॉमन है। तो हमें वो चीज़ क्या करना पड़ता है, हर बार यूज करना पड़ता है। वो डाटा इसमें भी है, सपोज कर लेते हैं कि आपका ही कोई इन्फॉर्मेशन है, आपका नेम और आईडी इसमें भी आ रहा है, नेम आईडी इसमें भी आ रहा है, नेम आईडी इसमें भी आ रहा है, नेम आईडी इसमें भी आ रहा है। तो एक ही चीज़ कई बार यूज हुआ तो इससे क्या होगा कि स्टोरेज ज़्यादा यूज हो रहा है, डाटा रिडंडेंसी भी हो रहा है। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया, एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है? और जब वो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है तो वो डाटाबेस हमारा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। तो प्रीवियस केस में जो हमारे पास था, जैसे ये हमारा डाटा ब्लॉक से सपोज कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक रिलेशन कर देते हैं। तो इसमें जो सारे चीज़ कॉमन थे, जैसे कि हमने एक एग्जांपल अभी बताया था कि नेम और आईडी सब में था। तो नेम एंड आईडी का एक टेबल है, ठीक है? तो इसमें सिर्फ नेम और आईडी होंगे, बाकी अदर इन्फॉर्मेशन इन सब टेबल में, और ये सब कहीं ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो नेम और आईडी हमें हर डाटा में यूज करना पड़ रहा था, सपोज कर लेते ये एक एक टेबल रिप्रेजेंट करता है। तो हर टेबल में जब हम नेम आईडी यूज कर रहे थे तो डाटा ज़्यादा यूज हो रहा था, स्पेस ज़्यादा यूज हो रहा था। तो अब क्या हो रहा है कि हमने नेम आईडी को यहाँ किया और सबको इंटरलिंक्ड कर दिया। इससे क्या हुआ कि ये डाटा रिडंडेंसी भी रिड्यूस हो गई, स्टोरेज स्पेस भी रिड्यूस हो गई। तो ये बेनिफिट होते हैं आरडीबीएमएस के, और आजकल मैक्सिमम आईटी सिस्टम्स जो है वो आरडीबीएमएस पर बेस्ड होते हैं। RDBMS also use primary and foreign key, आप लोग परिचित होंगे, to uniquely identify the records and their values in table. RDBMS queries are built using SQL. SQL है, SQL यदि आप जानते हैं तो क्वेरी आप रन कर सकते हैं RDBMS में, which is also used data definition and data manipulation. तो दो तरह के लैंग्वेजेज होते हैं, ठीक है? SQL RDBMS में बात करें तो एक होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और एक होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है? जब आप DBMS पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये दो चीज़ मिल जाएंगे। RDBMS आल्सो ऑफर्स वेरी गुड सिक्योरिटी फीचर। RDBMS में सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे होते हैं। रिलेशनल डाटाबेस प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड बाय न्यूमरस वेंडर्स। अब RDBMS प्रोडक्ट्स जो है ये सप्लाई कौन करता है, कौन कौन से वेंडर सप्लाई कर सकता है? तो जैसे कि ओरेकल का आता है, IBM का आता है, माइक्रोसॉफ्ट का आता है, साइबेस का आता है, इन्फॉर्मिक्स का आता है, इनग्रेस। ये सारे वेंडर्स हैं जो कि रिलेशनल डाटाबेस प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से आप लोगों ने ओरेकल का नाम बेसिकली सुना ही होगा, बाकी IBM माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड रिलेशनल डाटाबेस इज ओरेकल। ओरेकल काफ़ी वाइडली यूज्ड है और काफ़ी वेल नोन सॉफ्टवेयर है, मतलब कि वेंडर है। In order to download data from a RDBMS, the auditor needs to have a good knowledge of the concept of relational database. तो RDBMS से यदि आपको डाटा डाउनलोड करना है, डाटा लेना है, तो आपको कहीं ना कहीं रिलेशनल डाटाबेस के कंसेप्ट की जानकारी होनी चाहिए ताकि आप आसानी से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें अदर फॉर्मेट्स को देख लेते हैं। होप वी आर अबाउट टू एंड द टुडेज सेशन। तो अदर फॉर्मेट्स में देख लेते हैं। अमॉन्ग द अदर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर डाटा स्टोरेज इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब अदर फॉर्म्स की बात कर लें ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा स्टोरेज, ठीक है? क्या चीज़ की बात हो रही है? स्ट्रक्चर्ड डाटा स्टोरेज की बात हो रही है। तो यहाँ पे अदर फॉर्म्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात है, विच इज़ मोर और लेस अ रिलेशनल डाटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट मोर एंड लेस एक रिलेशनल डाटाबेस ही है। विदाउट द क्लाइंट, इसमें क्या है? विदाउट द क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ ए RDBMS। RDBMS में क्या है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग फीचर्स होता है, मतलब एक सर्वर होता है और बाकी क्लाइंट उससे जुड़े होते हैं। तो ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पे काम करता है, उसमें RDBMS से सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ये चीज़ नहीं होता है। तो
ये भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आरडीबीएमएस ही है, मोर और लेस लाइक आरडीबीएमएस है, लेकिन इसमें ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग नहीं होती है, सिक्योरिटी फीचर्स आरडीबीएमएस जैसे नहीं होते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर डाटा स्टोरेज इज, तो अनदर फॉर्म की एक तो हमने देख लिया फ्लैट फाइल देख लिया, एक आरडीबीएमएस देख लिया, अब कुछ अनदर फॉर्म में जैसे कि एमएस एक्सेस को देखा हमने। स्ट्रक्चर डाटा स्टोरेज में जैसे कि एक ईआरपी होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, विच इज़ बीइंग वाइडली यूज्ड बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वाइडली मैनी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज किए जाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर इंटीग्रेटिंग द फंक्शनलिटी ऑफर्ड बाय वेरियस सिस्टम, जो कि वेरियस सिस्टम्स जो एक तरह से ऑफर करते हैं फंक्शंस को, उसको इंटीग्रेट करता है। जैसे कि ये सपोज कर लेते हैं कि इस तरीके से सारे एक तरह से इंडिविजुअल हैं, तो ये अपना फंक्शन कर रहा है, ये फंक्शन सब अपने अपने फंक्शंस को कर रहे हैं। अब हमने इसको इस तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से यदि हमने जोड़ दिया, अब कोई भी सिस्टम किसी भी सिस्टम से डाटा एक्सेस कर सकता है, तो ईआरपी इसी बेस्ड इसी आ, एक तरह से इसी मॉडल पे वर्क करता है। तो इसमें ये टर्म लिखा हुआ है कि ये वाइडली यूज्ड बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर इंटीग्रेटिंग द फंक्शनलिटी ऑफर्ड बाय वेरियस सिस्टम, जो वेरियस सिस्टम के द्वारा फंक्शनलिटीज ऑफर किया जाता है उसको इंटीग्रेट करता है ईआरपी सिस्टम में। दिस ईआरपी सिस्टम यूज अ रिलेशनल डाटाबेस एज डाटा स्टोरेज, ये भी एक रिलेशनल डाटाबेस यूज करता है एज अ डाटा स्टोरेज एंड आल्सो इंक्लूड मैनी ऑडिट रिलेटेड फीचर्स फॉर क्वेरिंग द डाटाबेस, और इसमें ऑडिट रिलेटेड फीचर्स होते हैं ताकि डाटाबेस से क्वेरी करके डाटा को वहाँ से मतलब कि एक्सट्रैक्ट किया जा सके या डाटा को डाउनलोड किया जा सकते। इन अ सर्वे it was revealed that a majority of audit system use Oracle database। तो एक सर्वे का ये कह सकते हैं एक सर्वे है जिसके तहत ये पाया गया कि मेजोरिटी ऑफ द सिस्टम ऑडिटी सिस्टम्स जो है ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है वो Oracle database यूज करता है, फॉलोड बाय फॉक्स प्रो, MS एक्सेस, TBase, SQL सर्वर। सिंस द डाटा फ्रॉम all the system using this database can be downloaded either directly or through ODBC मतलब ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर्स। तो मतलब कि ये वाइडली यूज किया जाने वाला क्या ओरेकल डाटाबेस है, उसके बाद ही कोई फॉक्स प्रो है, MS एक्सेस है, DBase, SQL सर्वर, ये सब यूज आता है, लेकिन वाइडली बड़े पैमाने पर ओरेकल डाटाबेस यूज होता है। ठीक है, और यहाँ से डाटा डायरेक्टली डाउनलोड किया जा सकता है या थ्रू ODBC। ODBC क्या होता है? ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर्स। ODBC का मतलब ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, और ODBC ड्राइवर्स चाहिए होता है। अब ODBC इज ए स्टैंडर्ड मेथड। ODBC क्या है? एक स्टैंडर्ड मेथड ऑफ शेयरिंग डाटा, डाटा को शेयर करने का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है, बिटवीन डाटाबेस एंड प्रोग्रामर्स, सॉरी बिटवीन डाटाबेस एंड प्रोग्राम्स। ये हमारा प्रोग्राम्स है कोई, ठीक है, और ये हमारा डाटाबेस है। तो डाटा जो इस प्रोग्राम और इस डाटाबेस के बीच जो शेयरिंग होगा, तो डाटाबेस और प्रोग्राम के बीच डाटा शेयर करने के लिए जो एक मेथड यूज किया जाता है, एक स्टैंडर्ड मेथड यूज किया जाता है, जो हमारा ODBC होता है। और द ODBC ड्राइवर्स यूज द स्टैंडर्ड SQL टू एक्सेस एक्सटर्नल डाटा। और जो ODBC ड्राइवर्स होता है वो क्या करता है? स्टैंडर्ड SQL यूज करता है टू एक्सेस एक्सटर्नल डाटा। तो ODBC समझ गया कि जो हमारा प्रोग्राम्स है, ठीक है, और हमारा डाटाबेस है, तो डाटाबेस और प्रोग्राम के बीच डाटा शेयरिंग करने के लिए एक तरह से स्टैंडर्ड मेथड जो होता है वो हमारा ODBC होता है, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। और ODBC ड्राइवर्स जो है वो एक तरह से स्टैंडर्ड SQL कमांड को यूज करता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो था। इससे पहले 3 वीडियो इस पे आ चुके हैं, और भी CAT से रिलेटेड वीडियोज़ हैं जो कि मैंने अलग से कवर किया हुआ है। तो ये हमारा पार्ट 3 के बाद नेक्स्ट पार्ट 4 का वीडियो है। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए थैंक्स टू एवरीवन। आप इसी तरीके से वीडियो एंजॉय करते रहिए और समझते रहिए, और इसे खूब से खूब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।